हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेप्सी CR25 टैबलेट के बारे में कि ये दवा किस काम में आती है, इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा के उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और इस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और ये दवा कैसे काम करती है, इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो से पेप्सी CR25 टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है, तो आप इस वीडियो से केवल जानकारी ही प्राप्त करें। हम अपने वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की दवा के इस्तेमाल को लेकर के सलाह नहीं देते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है या फिर अगर आपको कोई बीमारी हो तो ऐसे में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए है और डॉक्टर की सलाह पर ही आपको अपना इलाज करना चाहिए और दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करना या फिर अपना इलाज खुद से करना हानिकारक और घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको इस दवा का भी इस्तेमाल करना हो या किसी और दवा का इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये दवा किस काम में आती है। तो ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, मतलब कि इस दवा का इस्तेमाल होता है डिप्रेशन को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन के इलाज के लिए। इसके अलावा और भी कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मानसिक रोग होते हैं जिनके उपचार में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एंग्जाइटी रिलेटेड कंडीशंस, मतलब कि एंग्जाइटी यानी कि चिंता संबंधित कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं, जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में OCD कहते हैं, और पैनिक डिसऑर्डर, ये दोनों ही एंग्जाइटी रिलेटेड कंडीशंस हैं। मतलब कि ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एंग्जाइटी के साथ आती हैं, एंग्जाइटी की वजह से पैदा हो सकती हैं। तो इनको हम एंग्जाइटी से जोड़ करके देखते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम हिंदी में चिंता विकार कहते हैं, तो ये चिंता विकार से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं या फिर आप इनको मानसिक रोग भी कह सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर, तो इस तरह की मानसिक समस्याओं में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दवा मूड को अच्छा करके जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उनसे आराम दिलाने का काम करती है। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के उपयोगों के बारे में। तो इस दवा का उपयोग किया जाता है डिप्रेशन के इलाज के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए। डिप्रेशन एक प्रकार की मानसिक स्थिति होती है या फिर आप इसको मानसिक रोग भी कह सकते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा उदास महसूस करना, प्रेरणा का कम हो जाना, मतलब मोटिवेशन बिल्कुल कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, रुचियों में मन न लगना, जो हमारी हॉबीज़ होती हैं उनमें भी मन न लगे, तो ये डिप्रेशन का एक लक्षण हो सकता है। बहुत ज़्यादा अलग थलग खुद को कर लेना, मतलब बिल्कुल एकांत में रहना, किसी काम में मन ना लगना, जीवन का बेमकसद बेमतलब महसूस होना या फिर खुद को बेकार नकारा महसूस करना। तो इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, मतलब लक्षण होते हैं। और ये सारे मानसिक लक्षण मैंने आपको बताए हैं। और भी दूसरे इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि नींद ना आना, भूख में कमी आ जाना, कमज़ोरी महसूस होना, सुस्ती महसूस होना। इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि कमज़ोरी महसूस होना, सुस्ती महसूस होना या फिर वज़न का कम होना, वज़न का बढ़ना भी एक सिम्टम हो सकता है। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम हो सकते हैं। खाने का मन ना करना या फिर बेमतलब एकदम जो है खाए जाना, बहुत दुख दर्द और पीड़ा का महसूस करना, खुशी का अनुभव ना होना, खुशी का एहसास ना होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, गुस्से का महसूस होना। इसमें और भी दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कपकपी, घबराहट, बेचैनी महसूस होना, दिल की धड़कन का बढ़ना, इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा होना। तो ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। वैसे तो डिप्रेशन के बहुत तरह के सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए हैं ये आमतौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, मानसिक स्थितियां होती हैं, उनके इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर ये एंग्जाइटी से जुड़ी हुई एक मानसिक स्थिति होती है या फिर आप इसको मानसिक रोग भी कह सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर के भी कुछ लक्षण होते हैं जिनसे इसकी पहचान की जा सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होना, अचानक से बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट, बेचैनी, तनावग्रस्त होना, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। और इसमें दिल की धड़कन का बढ़ जाना, पसीने आना और बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होना, ये सिम्टम्स होते हैं पैनिक डिसऑर्डर के। पैनिक मतलब कि घबराहट होना, घबराहट का दौरा पड़ना, पैनिक अटैक, बेचैनी महसूस होना, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये एंग्जाइटी से संबंधित मानसिक रोग होता है ये।
तो पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एंग्जाइटी से जुड़ी हुई एक मानसिक समस्या होती है, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मतलब कि मरीज जो होता है उसको किसी एक चीज़ पे ध्यान उसका चला जाता है और बार बार उसी पे ध्यान जाता है। जैसे कि किसी चीज़ को बार बार सही करना, ठीक करना, ऑर्डर में करना, ऐसा लगना कि ये जो है सही नहीं है तो बार बार एक ही चीज़ को सही करना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये दवा का पैकेट जो है ये मुझे लगे कि ये सही नहीं है, बिल्कुल इसको बराबर पे बराबर करता रहूं, फिर आकर के कोई थोड़ा सा हिला दे तो उसको बराबर करूं, तो इस तरह के शक की एक बीमारी होती है। तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इसके अलावा एंग्जाइटी के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार के इलाज में भी इस दवा का इस्तेमाल होता है। तो चिंता विकार यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर के भी कुछ लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि घबराहट होना, चिंता होना, तनावग्रस्त महसूस करना खुद को, बेचैनी होना, डर लगना, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं। और अब बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में। तो इस दवा के इस्तेमाल से क्योंकि डिप्रेशन ठीक होता है, डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं उनसे आराम मिलता है, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है या फिर ऐसी मानसिक समस्या होती है जिसमें कि पर्सनल लाइफ और यानी कि निजी ज़िंदगी, निजी जीवन और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन एक तरह से इंसान को बिल्कुल बेकार बना देता है। डिप्रेशन के चलते आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। डिप्रेशन के चलते आपके काम काज पे बुरा असर पड़ सकता है, पढ़ाई पे बुरा असर पड़ सकता है, हर तरह से बुरा असर पड़ेगा। तो डिप्रेशन के चलते मूड बिल्कुल ख़राब रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि जो रुचियाँ होती हैं उनमें भी मन नहीं लगता है। तो डिप्रेशन के चलते उदासी महसूस होती है, दुख और पीड़ा का एहसास होता है और बिना वजह जीवन बिल्कुल बेकार लगता है, जीने का बिल्कुल मन नहीं करता है। सीवियर कंडीशन में ऐसा हो सकता है, सुसाइडल थॉट्स भी आए। तो इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं डिप्रेशन के चलते। तो डिप्रेशन में सबसे बड़ी समस्या होती है मूड को लेकर के। मूड अच्छा नहीं होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी भी होती है, दुख महसूस होता है, पीड़ा महसूस होती है, एकांत में रहने का मन करता है, अलग थलग खुद को करने का मन करता है। इसके अलावा नींद नहीं आती है, बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती हैं डिप्रेशन के चलते। तो डिप्रेशन के इलाज में ये दवा मदद करती है, डिप्रेशन को ठीक करने में ये दवा मदद करती है। तो डिप्रेशन जब कम होता है, डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उनमें कमी आती है, तो उससे मूड अच्छा होता है, खुशी का अनुभव होता है, अच्छा महसूस होता है, कामकाज में मन लगता है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सुधार पैदा होता है। तो ये फ़ायदा होता है इस दवा का। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है पैनिक डिसऑर्डर में भी। पैनिक डिसऑर्डर में भी ये दवा बहुत ज़्यादा मदद करती है पैनिक डिसऑर्डर से बाहर निकालने में, क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत परेशानी आती है और बहुत तरह की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। तो पैनिक डिसऑर्डर के भी जो लक्षण होते हैं वो इस दवा के इस्तेमाल से कम होते हैं, दूर होते हैं, जिससे कि मरीज़ को आराम मिलता है पैनिक डिसऑर्डर से। क्योंकि पैनिक एक तरह की, खुद में ये नाम से ही पता लग रहा है कि बेचैनी, घबराहट, चिंता, तनाव, इस तरह की स्थिति होती है। तो पैनिक डिसऑर्डर की वजह से बहुत तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं मरीज़ को। इसमें बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस कंडीशन से भी उबरना और इस कंडीशन से डील करना, इसको दूर करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है पेशेंट के लिए। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने में ये दवा मदद करती है। तो ये भी इस दवा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि बार बार जो है एक ही काम को करना, बार बार एक ही काम को सही करना कि अभी सही से नहीं हुआ फिर इसको करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं और बिल्कुल पेशेंट को परेशानी होती है इससे भी। तो ऐसी कंडीशन से भी उबरने में ये दवा मदद करती है। इसके अलावा एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार, जिसमें कि बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त महसूस करना खुद को, या फिर एंग्जाइटी अटैक भी आ सकता है, चिंता, घबराहट, बेचैनी, तनाव और बहुत ज़्यादा डर लगना, इस तरह की कंडीशंस आ सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन से छुटकारा दिलाने में ये दवा मदद करती है। तो एक तरह से ये दवा क्या करती है कि सबसे पहले तो मूड में सुधार पैदा करती है, अच्छा महसूस करवाती है और चिंता के जो लक्षण होते हैं उनको दूर करती है, तो जिससे मूड में भी सुधार पैदा होता है, अच्छा महसूस होता है। तो जब अच्छा महसूस होगा, खुशी का एहसास होगा, तो ऐसे में हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और अगर पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। तो इस दवा के इस्तेमाल से मरीज़ के जीवन में सुधार पैदा होता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।
और अब बात कर लेते हैं इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि दुष्प्रभावों के बारे में। देखिए, एक दवा के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से दवा काम करती है, तो इसलिए अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग लोगों में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इसलिए हम सारे साइड इफ़ेक्ट्स को तो इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़रूर से बताना चाहेंगे जो कॉमन होते हैं यानी कि जो आम होते हैं। तो आइए हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बात जो मैं आप लोगों को ज़रूर से बताना चाहूँगा कि देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। जब शुरू में दवा का इस्तेमाल करते हैं तो शुरू में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तेज़ी से आते हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे दवा के साथ में बॉडी एडजस्ट करती है तो वैसे वैसे धीरे धीरे करके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो गायब होने लगते हैं। तो शुरू में साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो कम होते रहते हैं। लेकिन अगर आप में कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा देखने को मिले जो लगातार बना रहे या फिर आपको साइड इफ़ेक्ट को लेकर के चिंता हो, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आम दुष्प्रभावों के बारे में। तो नोसिया यानी कि मिचली, जिसको हम मितली भी कहते हैं, यानी कि उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। फटीग यानी कि सुस्ती हो सकती है, थकान हो सकती है। ड्राइनेस इन माउथ, मुंह में सूखापन हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख में कमी आ सकती है। इंक्रीज्ड स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा हो सकता है। डिजीनेस, चक्कर महसूस हो सकता है। नर्वसनेस, घबराहट सी महसूस हो सकती है। ट्रेमर्स, मतलब कि कपकपी महसूस हो सकती है। लो सेक्सुअल डिज़ायर, यौन इच्छा में कमी आ सकती है। इंसोम्निया, नींद में परेशानी आ सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन देखिए, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाएं। किसी पर्सन में कुछ, किसी पर्सन में कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक ही बारी में सारे के सारे साइड इफ़ेक्ट एक ही पर्सन में देखने को मिले। कन्फ्यूजन हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो सकता है इस दवा के इस्तेमाल से। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब कि लिंग में तनाव की कमी हो सकती है। डिलेड इजैकुलेशन, मतलब वीर्य स्खलन में देरी हो सकती है। डिक्रीज्ड लिबिडो, मतलब कि वही यौन इच्छा में कमी आ सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि कॉमनली पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अनकॉमन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेयर होते हैं, बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो वेरी रेयर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोगों में पाए जाते हैं, मतलब रेयरली कभी कभी को किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की जो लिस्ट होती है काफ़ी लंबी होती है, लेकिन ये जो मैंने आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं ये कॉमन होते हैं, आमतौर पर लोगों में पाए जाते हैं इस दवा के इस्तेमाल से। और अब आइए बात कर लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये दवा आपको बिना डॉक्टरी सलाह के लेना नहीं है। बिना डॉक्टर या फिर बिना साइकेट्रिस्ट की सलाह के ये दवा आपको नहीं लेना है। इसके अलावा इस दवा का इस्तेमाल आपको करते रहना है। ये दवा आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के छोड़ना भी नहीं है। मतलब कि इस दवा का इस्तेमाल एक तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही करना है, और ये दवा अपनी मर्जी से बंद भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये दवा अपनी मर्जी से बंद करते हैं तो उससे जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये दवा सबसे पहले तो आपको लेते रहना है, और इस दवा को काम करने में या अच्छी तरह से काम करने में कुछ टाइम लगता है, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम लगता है। तो आपको ये दवा थोड़े दिनों तक तो लेना ही पड़ेगा, और डॉक्टर इसके बारे में बताते रहते हैं कि आपको कैसे लेना है और दवा की डोज क्या होगी, ये सब डॉक्टर तय करते हैं। और ड्यूरेशन, मतलब कि कितने दिनों तक या कितने महीनों तक ये दवा लेते रहना है, ये भी डॉक्टर द्वारा ही तय किया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ये दवा अगर आप ले रहे हो तो आप डेली इसको एक ही टाइम पर लें, दवा का टाइम ना बदलें बार बार। क्योंकि अगर आप डेली इसको एक ही टाइम पर लेंगे, एक फिक्स्ड टाइम पर लेंगे, तो इससे दवा के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बराबर एकदम बने रहेंगे। मतलब दवा अच्छे से काम करेगी और पूरे अपने फ़ायदे पहुँचाएगी। कभी को आप दवा लेना भूल जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए ले लीजिए, लेकिन दवा को दोहराने की कोशिश ना करें, मतलब कि डबल डोज ना करने की कोशिश करें। और अचानक से तो इस दवा को बंद करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, मतलब दवा छोड़ने के भी लक्षण कुछ आ सकते हैं। तो इसलिए दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही बंद करना चाहिए, और दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। और अगर आपको इस दवा के इस्तेमाल से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नज़र आते हैं जिससे आपको परेशानी हो, जैसे कि सोने में आपको दिक्कत हो, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। या फिर डिप्रेशन जैसे महसूस हो तो भी आपको इसके बारे में डॉक्टर से बताना चाहिए है। तो डॉक्टर या तो इसकी डोज एडजस्ट करेंगे या दवा बदलेंगे। इसके अलावा इस दवा के इस्तेमाल से पहले आपको अपने डॉक्टर को सारी अपनी मेडिकल हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री बता देनी है। जैसे कि अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उसके बारे में ज़रूर से बताना चाहिए। जैसे कि एपिलेप्सी अगर है किसी को, मतलब कि किसी को दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे, फिट्स जिसको कहा जाता है, या फिर सीजर्स कहा जाता है, झटके लगते हैं, दिमागी झटके, तो ऐसी कंडीशन के बारे में अपने डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए है। या फिर अगर किसी को डायबिटीज़ है, या फिर लीवर से संबंधित कोई समस्या, कोई बीमारी है, या फिर किडनी की कोई बीमारी है, या फिर हार्ट से संबंधित कोई समस्या है, या फिर ग्लूकोमा है जो कि आँख से संबंधित एक समस्या होती है, तो इन सभी बीमारियों के बारे में, कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो आपको, उसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बताना चाहिए है, ताकि ये सब जानते हुए डॉक्टर आपको सही दवा प्रिस्क्राइब कर सकें।
इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, मतलब स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चे को, तो ऐसे में उनको अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर से बताना चाहिए है ये दवा लेने से पहले। इसके अलावा अगर आप साथ में दूसरी दवाएं भी ले रहे हैं तो उन दवाओं के बारे में आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए है। तो दवाओं के बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं। अगर आप दूसरी दवाएं ले रहे हैं तो उनके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से बताएं, क्योंकि दूसरी दवाएं इस दवा के इफेक्ट को या तो कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं या फिर इंटरफेयर कर सकती हैं इस दवा के साथ में। तो आप दूसरी दवाओं के बारे में ज़रूर से बताएं अगर आप साथ में दूसरी दवाएँ ले रहे हैं तो। और एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करने से बचें, और इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर से जानकारी दें। और अब बात कर लेते हैं कि इस दवा का कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो क्योंकि टैबलेट्स हैं तो आपको पानी के साथ में निगलना होता है इसको, लेकिन इसको डेली एक ही टाइम पे, रोज़ाना एक ही टाइम पे लेना फ़ायदेमंद होता है, अच्छा माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप ये दवा ले रहे हैं, अगर आपको ये दवा प्रिस्क्राइब करी गई है डॉक्टर द्वारा, तो आप इसको रोज़ाना एक ही समय पे लें, टाइम अपनी ना बदलें। और बात करें इस दवा की डोज यानी कि खुराक और ड्यूरेशन यानी कि अवधि के बारे में, तो ये दोनों ही तय किया जाएगा डॉक्टर द्वारा, वो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसी पेशेंट की कंडीशन होती है उसी हिसाब से डॉक्टर इसकी डोज प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए, और ड्यूरेशन भी उसी हिसाब से तय किया जाता है डॉक्टर द्वारा कि कितने समय तक, कितने महीने तक या फिर कितने दिनों तक ये दवा चलेगी। ये डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए तय करते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन में जल्दी सुधार आने लगे तो हो सकता है कि जल्दी दवा भी बंद कर दी जाए, और अगर सुधार आने में टाइम लगे तो हो सकता है कि लंबे समय तक दवा चले। तो ये डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है या फिर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके द्वारा तय किया जाता है। तो आमतौर पर तो इस दवा को रात को सोने से पहले लिए जाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर द्वारा या फिर साइकेट्रिस्ट द्वारा। नॉर्मल कंडीशन में, मतलब कि ऐसे अगर डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कंडीशन हो जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, तो ऐसे में इसको रात को सोने से पहले लिए जाने की सलाह दी जाती है। तो 24 घंटे में एक टैबलेट यानी कि एक खुराक इसको लिए जाने की सलाह दी जाती है। और इसकी डोज जो होती है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ, जैसे कि ये 25 mg में है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को 12.5 mg की खुराक दी जाए। तो ये डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे कि कुछ लोगों को 12.5 mg की दी जाती है, कुछ लोगों को 25 mg की, कुछ लोगों को हो सकता है कि एक ही टाइम लिए जाने की सलाह दी जाए दिन भर में, यानी 24 घंटे में एक ही बार, और कुछ लोगों को हो सकता है कि 2 बार लिए जाने की सलाह दी जाए। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। और अब बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो ये जो पेक्सिस CR25 टैबलेट है, इसके अंदर मौजूद है, जो दवा मौजूद है उसका नाम बता देता हूँ यहाँ पे आप जैसा कि पढ़ सकते हैं, पैरोक्सिटीन। तो इसमें मौजूद है पैरोक्सिटीन, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पैरोक्सिटीन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज टैबलेट। CR का मतलब वो होता है कंट्रोल्ड रिलीज, प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कहिए या फिर कंट्रोल्ड रिलीज कहिए। मतलब ये होता है कि ये दवा धीरे धीरे करके काम करती है और लंबे समय तक काम करती रहती है। तो इसमें जो दवा है पैरोक्सिटीन, ये एक एंटी डिप्रेसेंट दवा है और ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर कैटेगरी में आने वाली एक दवा है, जिसको शॉर्ट में SSRI कहा जाता है। तो ये दवा एक केमिकल मैसेंजर जिसका नाम होता है सेरोटोनिन, जिसका लेवल ये दवा बढ़ा देती है। सेरोटोनिन को हम हार्मोन भी कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो ये दवा सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ाने का काम करती है, और सेरोटोनिन का जब लेवल बढ़ता है तो उससे मूड इम्प्रूव होता है, मतलब मूड में सुधार पैदा होता है, मूड अच्छा होता है, अच्छा महसूस करते हैं, खुशी महसूस होती है, खुशी का एहसास होता है, और जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं उनमें कमी आती है, वो दूर होते हैं। तो ये दवा सेरोटोनिन नामक केमिकल मैसेंजर के लेवल्स को बढ़ा देती है, जिससे कि मूड इम्प्रूव हो जाता है, मूड में सुधार पैदा होता है, मूड अच्छा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण होते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आराम मिल जाता है अपने आप ही, जैसे ही मूड अच्छा होता है। तो और जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी के, वो भी दूर हो जाते हैं इस दवा के इस्तेमाल से। तो ये दवा मूड में सुधार पैदा करने का काम करती है, जिससे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी से जुड़ी हुई जो दूसरी मानसिक समस्याएं होती हैं उनसे भी आराम मिलता है, फिर चाहे तो वो पैनिक डिसऑर्डर हो या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो। तो इस तरह से ये दवा काम करती है। तो ये थी पूरी जानकारी पेक्सिस CR25 टैबलेट्स के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।